अ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रिटिकल थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हालांकि आज भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हम क्रिटिकल थ्योरी के इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में जो इसके इम्प्लीकेशन है, इसके जो प्रभाव है, उनसे अभी पूरी तरह परिचित नहीं है और शायद उनको हम ढंग से समझ भी नहीं पा रहे। तो इस कड़ी को लेकर एक बार फिर से मैंने प्रयास किया है और मुझे नहीं लगता कि एक बार में ये इतनी बड़ी जो ये एक आंदोलन है, इसके कंट्रीब्यूशन को कवर किया जा सकता है। पर फिर भी जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा आपसे। इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में क्रिटिकल थ्योरीज, चाहे वो फुको हों, मिशेल फुको हों, अडोर्नो और हॉकहाइमर हो, दिरेदा हो, हैबरमास हो, या अन्य जो भी क्रिटिकल थ्योरी के जो विद्वान हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली आज तक की जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसके जो कंसेप्ट है, जैसे कि स्टेट्स या नेशन स्टेट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, पीस, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, जो भी इसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको भी हम इसके महत्वपूर्ण एक्टर्स मानते हैं, उनकी बेसिक आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न उठा देते हैं। उनका ये मानना है कि जो भी ये एक्टर्स आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में देखते हैं और जो भी कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं, ये सब के सब जो है कंस्ट्रक्टेड है। ये एक विशेष फेज में, ये एक विशेष फेज में बन करके तैयार हुए हैं, ठीक है। और वक्त के साथ इनमें परिवर्तन आया है और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स में, इन एक्टर्स की परिभाषा में, इनके कार्यों में, इनके स्वरूप में एक क्रांतिकारी और इमेंसिपेटरी, जो कि मानवता की भलाई के लिए काम करे, उस तरह का परिवर्तन लाने का प्रयास करें, ऐसा इनका मानना है। फुको का बायो पावर का कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंटेलिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरह से जो एक टेरिटरी के ऊपर जो एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस तरह से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद जो है एक पॉपुलेशन जो है वो अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज, उसके सम्मान के लिए, अपनी जान तक देने के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ध्वज के साथ, एक सिंबल के साथ इतने ज़्यादा लोग अटैच हो जाते हैं और उनके लिए बाकी सब विषय सेकेंडरी हो जाते हैं और देश की सुरक्षा के जो कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये फुको, इसमें हमें फुको की बात से हमें इसको समझने में हेल्प मिलती है। और इसी तरह से जो हमारे उसका जो गवर्नमेंटली का कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये बताता है कि आज चाहे दुनिया में बहुत से देश आज़ाद हो, पर अगर आप देखेंगे जो गवर्निंग नॉर्म्स हैं विकास के, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो जब किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को या किसी भी कंट्रीज को कोई लोन करती है, फंडिंग करती है, कोई उसके साथ ट्रेड की व्यवस्था करती है, तो उसमें वे अपने नॉर्म्स इम्पोज करते हैं उस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर या उस सेकेंड कंट्री के ऊपर, जो शायद उन नॉर्म्स को बनाने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। तो ऐसे में जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट हमें रियलिस्ट पढ़ाते हैं या नेशनल रिलेशन पे हमने देखा है कि स्टेट अपने आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में काफ़ी हद तक सॉवरन होते हैं, तो वो एक झूठ या मिथ्या ऐसा लगता है। यह फुको का कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल रिलेशन को, इस फुको के कॉन्ट्रीब्यूशन के संदर्भ से हम देख सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम अडोर्नो और हॉकहाइमर के जो उन्होंने डायलैक्टिक्स ऑफ इनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसके माध्यम से वो जो ये पूरा इनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट आज आ रहा है या है अपने पीक पर, अब तो खैर ये इसका डाउन को फॉल की तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जब इनलाइटनमेंट आई,
चाहे उसमें रूसो का कंट्रीब्यूशन हो या कांट का कंट्रीब्यूशन हो या अन्य विद्वानों का कंट्रीब्यूशन हो, तो वो ये कह रहे थे कि अब इनलाइटनमेंट के आने से, मॉडर्निटी के आने से लोग अपनी पैरोकियल थिंकिंग से, अपनी एक क्लैनिश थिंकिंग से बाहर निकल करके यूनिवर्सलिज्म को, ट्रूथ को, पीस को एक्सेप्ट कर सकेंगे। पर ये दोनों लिखते हैं अपने अडोर्नो एंड ऑखाइमर कि देखिए हुआ क्या, 20th सेंचुरी में सबसे भयंकर वॉर्स लड़ी गई। लोग फासिज्म, कम्युनिज्म और इस तरह की टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी की गोद में जाकर बैठ गए, जबकि पीपल को हम ये अज्यूम कर रहे थे कि वो अब और ज़्यादा लिबरेट हो चुके। तो ये साबित करना चाहते हैं कि जो इनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट है वो उसको अपने आप से ही खतरा है। वो वो आज इनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट और रैशनैलिटी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी बन के रह गई है। विज्ञान की जितनी भी डिस्कवरीज हैं, खोजें हैं, वे मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए निमित्त मात्र बनकर रह गई हैं, चाहे वो मानव हो चाहे देश हो। पर वो ये नहीं देख पा रही कि क्या जो मानव इच्छा कर रहा है या जो देश जो इच्छा कर रही है, क्या वो नैतिक है, क्या वो उचित है, उसको नहीं देख पा रहे। बस मानव की जो इच्छा है उसको ब्लाइंडली पूरा करने में लगे हैं। तो इसके लिए इनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट को क्रिटिकली खुद को ही एनालाइज करने की जरूरत है, ऐसा अडर्नो और हॉकहाइमर मानते हैं। वो कहते हैं आज दुनिया में इतने रिसोर्सेज है कि पूरी मानवता की भलाई की जा सकती है, पूरी मानवता को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, तब भी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक कंट्री अपने अपनी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने फ्यूचर को डिफाइन करती है, और उसकी वजह से जो ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ठगा रह जाता है। जबकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हो, बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट हो, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो, ये सभी सब एक तरह से फेथ पर आधारित है, बिलीफ पर आधारित है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, और वो आर्बिट्रेरी है, उसको चेंज किया जा सकता है, ऐसा अडोर्नो और हॉकहाइमर मानते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी गिल्ट वो प्रोजेक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट को मानते हैं, कि जिसने लोगों को एक नया डॉगमा दे दिया है, इनलाइटनमेंट का डॉगमा इटसेल्फ, जो कि अपनी जो साइंस, मॉडर्न एजुकेशन या अपने जो मॉडर्न नॉलेज सिस्टम है उसके तहत ही हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और जो भी इसको एग्री नहीं करता उसको तुरंत से चेंज करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, डिफरेंस को स्वीकार नहीं कर पाता। इसी कड़ी में हमारे जो डिकंस्ट्रक्शन की जो अप्रोच आई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका ये मानना है कि हमें चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उनको डिकंस्ट्रक्ट करके देखना होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे कोई वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, ये किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। ये कोई न्यूट्रल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सब्जेक्टिवली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है, और जिसके अंदर बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स है। उसको, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में, डिफाइन करने में विशेष स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स है जो कि इससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको ज़्यादा इमेंसिपेटरी बना सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के वेरी कॉन्सेप्ट को, इसको फिर से देख सकते हैं। ये बात डेटा कहते हैं। तो उसके लिए हमें जो है डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, जैसी वो डिफाइन की गई है कि ये देखिए जी, ह्यूमन राइट की डिक्लेरेशन हुई है, आप सबको ये ह्यूमन राइट हैं। तो ये ह्यूमन राइट का जो मतलब है वो वेस्ट के एंगल से कुछ अलग है भाई, और ईस्ट के एंगल से कुछ अलग है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अलग से कुछ अलग है। वर्ड चाहे दिखते सेम हो, टेक्स्ट चाहे सेम दिखता हो, पर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो जो उसको पढ़ रहा है वो अपने हिसाब से करता है। तो जो हमारी रियलिटी है वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो इंटरसब्जेक्टिव है, ऐसा डेटा कहते हैं। और इसलिए सच्चाई को प्राप्त करने के लिए व्हाट इज बेस्ट सॉल्यूशन, इसको समझने के लिए हमें डिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और शायद इस दुनिया में जो सोसाइटी, कम्युनिटी ऑफ नेशंस है, या जो भी इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो एक्टर्स हैं, इसमें इसका कोई एक हार्ड फास्ट सोल्यूशन हो भी नहीं सकता है, ऐसा दिरेदा कहते हैं। तो इन स्कॉलर्स ने बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी में टैकल किया, फिलॉसफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पर इनकी जो रिसर्च है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल रिलेशन में है वो
हम कह सकते हैं वो डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्टली आता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन के वेरी कॉन्सेप्ट, उसकी कंसेप्शन, उसकी परसेप्शन, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, उसी को एक बदलने का फंडामेंटल चैलेंज है। धन्यवाद।